Hi guys, good morning. Good evening. Am I properly audible and visible to you? Just quickly let me know in the chat box, please. फट से बता दो. Good evening, Priya. Good evening, Shruti. Good evening, Ekta, Mishti, Riddhi. Namaste, Himanshu. Devanshu. Good evening. Soumya. Good evening, Kashish, Sunena. हिमांशु पूछ रहे प्लीज एनीबडी टेल लास्ट क्लास में प्लीज बता दीजिए क्योंकि नोट मेकिंग की चल रही है. गुड इवनिंग निर्भय, नुपुर, वीना, अंकिता, कशिश, हिमांशु, भूमिका, गीतिका, रक्षा, भव्या, ताहिर, मारिया, हितैषी. वेरी गुड इवनिंग गाइस. चलिए, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग नेग्लिजेंस को पढ़ना शुरू किया था. यस, प्लीज बता दें. आई गेस रैशनेस पे हमने छोटी सी नोट मेकिंग की थी एंड नेग्लिजेंस को हमने उसका जीनस बताया था. इफ आई एम नॉट रॉन्ग द लास्ट पॉइंट दैट आई मेड यू गाइस राइट वाज दैट ओनली. यस, प्लीज कंफर्म इट. यस, गुड इवनिंग दिवांशु, शिवांश, कृति. यस, ओके. भूमिका, शर्मिष्ठा, गुड इवनिंग. परफेक्ट, ठीक है रति. गुड इवनिंग राधिका. फंडामेंटल डिफरेंस. यस, आज भी नोट मेकिंग है, अच्छी खासी नोट मेकिंग है क्योंकि आज जिन कॉन्सेप्ट्स को हम डील करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट प्लस नोट मेकिंग है. मतलब बहुत ज्यादा हैवी हार्डकोर नोट मेकिंग नहीं करनी है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए हमें बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं लिखना है. सो वी हैव टू स्टडी मोर एंड हमारे जो नोट मेकिंग है वो लिमिटेड है, बट यस नोट मेकिंग तो है एंड सिग्निफिकेंट नोट मेकिंग है. ओके, चलिए. सो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रैशनेस को देखा था. होल्ड ऑन अ सेकंड. यस, परफेक्ट. लास्ट क्लास में हम लोगों ने रैशनेस को देखा था, नेग्लिजेंस को देखा था. अब हम नेग्लिजेंस की स्पेसिफिक कैटेगरीज की बात करेंगे. देयर आर अ सर्टेन स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ नेग्लिजेंस. जब आप नेग्लिजेंस को पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी में नेग्लिजेंस को स्टडी किया जाता है. दैट इज प्राइमरीली आप नेग्लिजेंस रिलेटेड कुछ रूल्स को पढ़ते हैं. ठीक है, सबसे पहला रूल होता है ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर. ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर, दिस इज समथिंग व्हिच इज एक्सपेक्टेड बाय द लॉ. ठीक है, बाय द लॉ टुवर्ड्स एनी सिटीजन अगेंस्ट एनी अदर सिटीजन. ठीक, इसमें नोट मेकिंग की जरूरत नहीं है. ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर का मतलब होता है दैट एवरी टाइम a particular individual who is doing an act in which case he involves or there are chances that he might involve another person, उस केस में उस व्यक्ति से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक रीजनेबल केयर लेके चलेगा. एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर है, लेबर है. अब मान लीजिए कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है. ठीक है, अगर कंस्ट्रक्शन करते वक्त आपको कोई मान लीजिए ब्रिक एक जगह से दूसरी जगह तक थ्रो करना है या ऊपर से नीचे सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर से अगर आपको ब्रिक ड्रॉप करना है नीचे ग्राउंड की तरफ, तो ये एक बेसिक रीजनेबल केयर है जो कोर्ट ऑफ लॉ आपसे एक्सपेक्ट करता है कि भाई आप इतना तो ध्यान रखेंगे कि कोई व्यक्ति वहां पे वॉक ना कर रहा हो या कोई व्यक्ति वहां पे मूवमेंट ना कर रहा हो, या जितने भी लोग वहां पे हो उन्हें इंफॉर्मेशन हो कि अभी ऊपर से ब्रिक ड्रॉप किया जाए. ठीक, तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर व्हिच इज एक्सपेक्टेड बाय एवरी पर्सन. अच्छा, बाय लॉ व्हिच इज एक्सपेक्टेड बाय लॉ टुवर्ड्स एनी पर्सन. ठीक, अच्छा. जब हम नेग्लिजेंस को ही स्टडी करते हैं तो नेग्लिजेंस के साथ साथ हम लोग एक और कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस. आई एम वेरी श्योर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा, टॉट्स के टाइम पे लॉ स्कूल में अगर पढ़ा होगा तो ये है. हमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्पेसिफिकली इस पे क्वेश्चंस नहीं आते, बट हाँ छोटी सी एक नोट मेकिंग मैं इसके अराउंड आपको करवाऊंगा. कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि अगर आप नेग्लिजेंट हैं तो एक बात है, लेकिन अगर सामने वाला भी नेग्लिजेंट है और तब किसी प्रकार का कोई डैमेज हो तो दैट इज नोन एज कॉन्ट्रीब्यूटरी. दैट इज नोन एज कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस. यानी डैमेज कॉज करने में अगले व्यक्ति का भी हाथ है और आपका भी उतना ही योगदान है. I'll give you an example. मान लीजिए कि आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और कोई राइट हैंड साइड से चलाता हुआ आ रहा है गाड़ी. ठीक, और उसने अपनी हेडलाइट भी बंद कर रखी है, दिन का समय भी नहीं है, रात का समय. ऐसी स्थिति में आपकी भी गलती है, सामने वाले की भी गलती है. दिस इज नोन एज कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस. नेहा 5 पेज हुए हैं बच्चे. ठीक, दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस दैट बोथ द पार्टीज आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द डैमेज. ठीक, अच्छा. जब आप कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की बात करते हो तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इज बेसिकली अ मिटिगेटिंग फैक्टर. ये आपकी लायबिलिटी या आपकी रिस्पांसिबिलिटी का एक मिटिगेटिंग फैक्टर माना जाता है कि पूरी गलती आपकी नहीं है, कुछ गलती आपकी है जिसकी वजह से रिस्पांसिबिलिटी या कॉम्पेंसेशन या पनिशमेंट पेनल्टी का अमाउंट कम हो जाता है आपके लिए, क्योंकि दोनों पार्टीज को अपने अपने पार्ट पे पेनल्टीज पे करनी पड़ती है. अब वो सेट ऑफ हो जाता है. मान लो आपको ज्यादा डैमेज हुआ, सामने वाले की ज्यादा गलती थी, आपकी कम गलती थी, एविडेंसेस के बेसिस पे मिटिगेट हो जाता है कि किसको कितना कॉम्पेंसेशन देना है एंड हु इज गोइंग टू लाइक डू व्हाट. ओके ना, उसके बाद जब हम समझते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस को तो एक दो तीन इसमें लाइन है वो बस लिख लीजिए. एक छोटा सा केस है, जस्ट राइट दिस डाउन. स्विंडल्स केस, आर वर्सेस स्विंडल. Contributory negligence के छोटा सा केस है, R versus Swindle. Contributory negligence would be the heading of it. R versus Swindle. लिख लीजिए इसमें. The doctrine of contributory negligence, CN लिख लेना सीधे. The doctrine of CN क्योंकि heading है already. The doctrine of CN does not apply to criminal liability. Does not apply to क्रिमिनल लायबिलिटी. भाई डैमेज हुआ है तो समझ में आता है, किसी की मृत्यु हो गई है तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस अप्लाई नहीं हो. टॉर्ट्स में मिटिगेटिंग फैक्टर होता है. सो द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस डज नॉट अप्लाई टू क्रिमिनल लायबिलिटी. दैट इज द डेथ ऑफ अ पर्सन, दैट इज वेयर द डेथ ऑफ अ पर्सन is caused partly by negligence of the accused, partly by
negligence of the accused and partly by his own negligence. That is, where the death of a person is caused partly by the negligence of the accused and partly by his own negligence. His own negligence. Full stop. If the accused is charged with contributing या contributory negligence, if the accused is charged with contributing to the death of the deceased, if the accused is charged with contributing to the death of the deceased by his negligence, it matters not, अब ये लाइन अंडरलाइनेबल है, it matters not whether the accused was deaf, comma, drunk. It matters not whether the accused was deaf, comma, drunk, or negligent, or in part contributed to his death. स्टार बना करके बस एक छोटी सी लाइन लिख लें. Another doctrine that goes hand in hand with section 304A, it is given under section 106 of Indian Evidence Act, which is the doctrine of another doctrine that goes hand in hand with section 304A. Yeah, please Kanishka की कोई help कर दे. Good evening Mayank, good evening Kanishka. Is the doctrine of res ipsa loquitur. ठीक, that is circumstances speak for themselves. Doctrine of res ipsa loquitur. अब सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं. जो चीज मेजरली आप लोगों से पूछी भी जाती है, जिसके फैक्ट्स भी बन के पूछे जाते हैं, दैट इज द केसेस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस. मेडिकल नेग्लिजेंस पे अगर आप देखने जाएंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे बहुत बड़ा जूरिस्प्रूडेंस है इसके पीछे, लेकिन हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, हमें टू द पॉइंट स्टिक करना है. सबसे पहले लिख लीजिए, हेडिंग बना ले मेडिकल नेग्लिजेंस. अब जरा इस चीज को सोचो, मेडिकल नेग्लिजेंस को आप बताना जरा मुझे, क्या मेडिकल नेग्लिजेंस एक प्रोफेशनल नेग्लिजेंस होगा या नहीं होगा? बताइए. Yes or no का सवाल है. This is not a very elaborative question. Whether medical negligence is a professional negligence. Okay, it is. Now before we move towards the note making, समझो जरा, medical negligence को study करते वक्त the primary aspect is when a doctor has given an opinion. Let's say there is Dr. X who is giving an opinion 1. There is another doctor जिसको आपने double consult किया या second opinion जिनसे आपने लिया. He is not giving opinion number 1. Let's say he is giving opinion number 2. Can you, and they both are learned doctors. They both are doing it on purpose. They both are giving suggestion in good faith, but the suggestions given by either of them doesn't match नहीं करता. तो क्या आप X या Y दोनों में से किसी भी एक को negligent कह सकते हैं? Can you call them negligent? Let's say if their opinion is diverse. Let's say they are giving two different opinions. X is saying one thing, Y is saying another thing. Can you say that they are negligent? Absolutely not. You cannot say कि उनसे एक प्रोफेशनल नेग्लिजेंस हो रहा है, क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस ऐसी चीज है, या कोई भी प्रोफेशनल एक एक्ट ऐसा एक्ट होता है जहां पे डाइवर्स ओपिनियन हो सकते हैं. आप एक एडवोकेट से बात करोगे तो वो कुछ और बता सकता है, किसी दूसरे एडवोकेट से बात करोगे तो वो कुछ और बता सकता है. ठीक है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करोगे वो कुछ और सजेस्ट करेगा, दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करोगे वो कुछ और सजेस्ट करेगा. सो in cases of diverse opinions given by one medical expert and then given by another medical expert, the parameter remains the same. That is कि अगर दोनों गुड फेथ में एक्ट कर रहे हैं, दोनों अपने प्रोफेशन अपनी एक्सपर्टीज को प्रॉपर्ली अप्लाई कर रहे हैं, that means they are not suggesting any negligent act, or whatever their opinion is, it is genuine. ठीक, तो फिर मेडिकल नेग्लिजेंस आएगा कैसे? How will medical negligence seep in? कैसे रास्ता निकलेगा? मेडिकल नेग्लिजेंस के कुछ रूल्स हैं जो कि अलग अलग केसेस में आपको बताए गए. ठीक है, सुनील गुप्ता का केस यहाँ पे आता है, कुसुम का केस यहाँ पे आता है, और भी 2-3 केस हैं, जेकब मैथ्यू का केस यहाँ पे आता है. बहुत प्रोमिनेंट केसेस हैं जिनमें छोटी छोटी नोट मेकिंग हम लोग कर सकते हैं, हम लोग अभी करेंगे. बट मेडिकल नेग्लिजेंस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि प्रोफेशनल नेग्लिजेंस या मेडिकल नेग्लिजेंस थोड़ा सा हायर डिग्री पे चला जाता है. इट इज ऑन अ हायर डिग्री व्हेन इट कम्स टू एनी अदर फॉर्म ऑफ नेग्लिजेंट डेथ. तो अगर आप बात करें, ये मैंने शायद लास्ट क्लास में, मुझे बताइएगा, मुझे ऐसा याद आ रहा है मैंने ये एड्रेस किया कि अगर नेग्लिजेंटली डेथ हो रही है, मान लीजिए कि कोई डॉक्टर अगर गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, सामने वाले की डेथ हो जाए तब तो नो लायबिलिटी. यस, अगर डॉक्टर मान लीजिए दुश्मन है सामने वाला व्यक्ति और वो नेग्लिजेंटली डेथ कॉज कर रहा है, तब तो लायबिलिटी बनेगी अंडर सेक्शन 304A. डॉक्टर है, उसके सामने उसका पेशेंट आया, लेकिन पेशेंट से उसकी ज्यादा दुश्मनी है एंड वो डेलिबरेटली उसका डेथ कॉज करता है, तो ऐसी स्थिति में देयर इज नो नेग्लिजेंस,
देयर इज शियर मेंस एरिया, तब वो आ जाएगा 302 में। ये चीज मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ मुझे याद आ रहा है मैंने डिस्कस की। तो जो सेक्शन नंबर 304A है वो इस एरिया को जज करता है। क्योंकि अगर कोई भी ऐसा डॉक्टर होगा जो कि नॉन नेग्लिजेंटली एक्ट करते हुए सारे प्रिकॉशंस नहीं ले रहा है, ठीक, नॉन नेग्लिजेंटली एक्ट कर रहा है, डेलिबरेटली सारे प्रिकॉशंस वो अवॉइड कर रहा है, तो फिर वो नेग्लिजेंस नहीं माना जाता, फिर वो मर्डर माना जाता है, ठीक। बट नॉट लायबिलिटी से भी ये एक लेवल ऊपर का हिसाब किताब। मेडिकल नेग्लिजेंस जो होता है वो एक रेगुलर नेग्लिजेंस से ज्यादा ग्रॉस माना जाता है, इट इज कंसीडर्ड एज ग्रॉस और मोर सीवियर इन कंपैरिजन टू रेगुलर नेग्लिजेंस। अच्छा एक बात बताओ, और बहुत सिंपल तरीके से समझना, आप बचपन में छोटे रहे होंगे या अभी लॉकडाउन के टाइम में बचपन में छोटे रहे, समटाइम्स आई साउंड लाइक राहुल गांधी, प्लीज अवॉइड दैट सिचुएशन, ठीक है। आपके जीवन में कभी अगर ऐसा हो तो इस सिचुएशन को अवॉइड करें। बचपन में जब आप छोटे रहे, स्ट्राइक करता हो बाद में, क्या बोल रहे अंकल आप, क्या जब आप छोटे रहे होंगे या फिर अभी लॉकडाउन के समय में आपने नोटिस किया होगा घर पे लोग अपने ही घरों में लोग अपने ही परिवार वालों का हेयर कट कर देते थे। यस यू मस्ट हैव सीन इट। हो सकता है आप लोगों के घर में, आप लोगों के घर परिवार में लोगों ने एक दूसरे के बाल काटे भी। अब यार भालू बन गए हैं, भालू बन गया आदमी, रीच हो गया है, ठीक है, समीर शालिनी का फर्क खत्म हो गया। अगर ऐसी स्थिति आ गई, अगर ऐसी स्थिति आ चुकी है तो आदमी जाहिर सी बात है तो होता है, ठीक। यस ठीक है ना, ये सबके साथ हुआ है। फेयर एनफ, अगर समझना इस चीज को। आई वाज दैट ओनली, हाँ ठीक है, सुन लो ध्यान से सुनो। फीलिंग नॉस्टैल्जिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निर्भय बोल रहा है कि मेरी बहन ने हेयर कट करे थे, बोल रही थी डाकू हो गया। हाँ थैंक गॉड, ठीक समझ गया ना, समझो जरा। अब एक बात बताओ, हेयर कट कर रहा है कोई, रीच हेयर कट कर रहा है कोई आपका परिवार का सदस्य, आपका छोटा भाई बहन राम जो भी है, वो आपका हेयर कट कर रहा है, ठीक। मुझे ये बताइए, और फिर आप लॉकडाउन खत्म हुआ, अब आप बार्बर के पास जा सकते हैं, आप नाई के पास जा सकते हैं, आप सैलून जा सकते हैं, आप स्पा वगैरह ले सकते हैं, यू कैन हेयर ड्रेसर्स वगैरह के पास जा सकते हैं, अगर आप साउथ दिल्ली के हैं तो जा सकते हैं, मतलब यू कैन गो टू दीस प्लेसेस। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर घर में भाई बहन आपके बाल काट रहे हैं या आपका शेव कर रहे हैं फॉर मेन, एंड बार्बर यही सेम चीज कर रहा है, कहां कट लगेगा तो आप ज्यादा चीखोगे, ज्यादा चिल्लाओगे, ज्यादा उग्र हो जाओगे, ज्यादा एंग्री हो जाओगे? बार्बर के यहाँ पे, यस। घर पर, वाह, घर पर हो जाएंगे। ये तुमने, तुम्हारे जो भाई बहन है, तुम्हारे माता पिता है, उन्होंने बेटा कोर्स नहीं किया हुआ है सलमा ब्यूटी पार्लर से, उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया, वो तुम पे एहसान कर रहे हैं कि तुम्हारा हुलिया सुधार दे रहे हैं, ठीक। वो कोई, हाँ एज आई सेड, सलमा ब्यूटी पार्लर से सीख के नहीं आए, तो शुक्र मनाओ। यहाँ पे एक बंदा है जो बोलता है कि मैंने जावेद हबीब से ट्रेनिंग ली है, ठीक। सो देयर इज डिफरेंस। यस ऑब्वियसली यू विल बी मोर एंग्री एट द बार्बर बिकॉज़ ही इज अ प्रोफेशनल। ये बंदा प्रोफेशनल है, आप इस बंदे से गुस्सा होगे, आप एक्सपेक्ट करते हो दैट द वर्क दैट ही इज डूइंग अ वेरी डेलिकेट वर्क एंड ही शुड बी एक्टिंग प्रोफेशनल। ये पॉइंट है। दैट इज व्हाई कोर्ट ऑफ लॉ ने अलग अलग केसेस में, जेकब मैथ्यू के केस में, सुनील गुप्ता के केस में, कई बार कोर्ट ने रिपीटेटिवली सेम ही बात कही कि भाई देखो, अगर ग्रॉस नेग्लिजेंस की बात करें, मेडिकल नेग्लिजेंस को या प्रोफेशनल नेग्लिजेंस को रेगुलर नेग्लिजेंस के कंपैरिजन में हमेशा बड़ा माना जाएगा, ठीक। और उसको डिसाइड करने की जो एविडेंशियरी वैल्यूज होंगी, जो डिग्री होंगी, वो भी हायर होंगी, ठीक। सो ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि एक रेगुलर डेथ जो हो रही है उसका सिनेरियो अलग जज किया जाएगा, और अगर कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस से कोई प्रोफेशनल मान लीजिए व्यक्ति डेथ कॉज कर दे रहा है तो उसका पैरामीटर अलग जज किया जाएगा, ठीक। चलिए अब नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले देयर इज अ केस बाय द नेम ऑफ डॉक्टर सुरेश गुप्ता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। डॉक्टर सुरेश गुप्ता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। इसके एक एक पॉइंट का ध्यान रखना, क्योंकि जो मैं एक एक लाइन आपको लिखवा रहा हूं ना, ये आपके मेडिकल नेग्लिजेंस के आंसर में काम आएगी, ठीक। सो राइट दिस डाउन। वेयर अ पेशेंट्स डेथ रिजल्ट्स, where a patient's death results merely from error of judgment, merely from error of judgment, or an accident, or an accident, no criminal liability should be attracted. No criminal liability should be attracted. Results merely from error of judgment, Laboni. Results merely from error of judgment, or an accident, no criminal liability should be attracted to it. No criminal liability should be attracted to it. Full stop. Mere inadvertence, mere inadvertence, or some degree, or some degree, or some degree of want of adequate care, of want of adequate care, of want of adequate care, मैं समझाऊंगा पहले लिख लें, and caution, of want of adequate care and caution
might create civil liability, but would not suffice to hold a professional, but would not suffice to hold the professional, but would not suffice to hold the professional criminally liable. criminally liable. अब इस लाइन का मतलब क्या है? देखिए, इनएडवर्टेंस या वांट ऑफ एडिक्वेट केयर का मतलब होता है जब आप किसी भी ट्रॉमा सेंटर पे जाते हैं, ठीक है, ट्रॉमा सेंटर्स जनरली वो जगह होती हैं, वो हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे इमरजेंसी के लोगों को लाया जाता है कि रोड एक्सीडेंट हुआ है, किसी कोई मान लीजिए फायर बर्न का केस है, और जो एकदम इमरजेंसी वाले केसेस होते हैं वो जनरली ट्रॉमा सेंटर्स जाते हैं। अब मान लीजिए आप ट्रॉमा सेंटर्स की बात करें और वहां पे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति एडमिट है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, एक प्राइवेट वार्ड भी उसको दिया गया है, और उस व्यक्ति के पास मान लीजिए कि कोई अटेंडेंट ना रहे, ड्यू टू सम रीजन, हो सकता है कि कोई अटेंडेंट भाई कहीं कोई ब्रेक लेने चला गया हो, या ड्यूटीज चेंज हुई हो, या जो व्यक्ति जनरली साथ में रहता था उस पर्टिकुलर पेशेंट के साथ वो उस वक्त वहां पे नहीं था, जिसकी वजह से ड्यू टू सम रीजन अटेंडेंट के एब्सेंस में अगर उस व्यक्ति की मान लीजिए मृत्यु हो जाती, ठीक, या फिर ट्रॉमा सेंटर है तो जनरली वहां से एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई यहाँ पे ट्रॉमा से डील करने वाले या फिर फिजिकल इंजरी से डील करने वाले, ग्रेव मामलों से डील करने वाले प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए, एटलीस्ट भाई कॉटन होनी चाहिए, बैंडेजेस होने चाहिए, और जो प्राइमरी इक्विपमेंट चाहिए होते हैं किसी भी व्यक्ति को एटलीस्ट स्टेबल करने के लिए वो होनी चाहिए। मान लो कि वो जो स्टेबल करने वाली मेडिसिन हैं, प्रॉपर एनेस्थीसियाज हैं, ये सारी चीजें अवेलेबल मान लीजिए नहीं है ड्यू टू सम रीजन, किसी भी रीजन से सप्लाई खत्म हो गया, या मान लीजिए कि कोई ट्रक आ रहा था वो जो सामान लेके आ रहा था वो पलट गया, ड्यू टू एनी रीजन देयर वर नो इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स और मेडिसिन्स टू कीप अ पर्सन हु वाज इन सम काइंड ऑफ ट्रॉमा और एन एक्सीडेंट स्टेबल। ऐसी स्थिति में मान लो अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई तो ऑब्वियसली जो हॉस्पिटल है उसकी लायबिलिटी तो बनी, लेकिन क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं क्रिएट की जाएगी। इट विल बी अ सिविल लायबिलिटी कि भाई अटेंडेंट क्यों नहीं था, अटेंडेंट होना चाहिए था भाई, जिस व्यक्ति की कंडीशन क्रिटिकल है उसके पास एक अटेंडेंट होना चाहिए था, क्यों नहीं होता, मतलब वहां पे क्यों नहीं था कोई व्यक्ति, कोई नर्स, कोई वार्ड बॉय, व्हाई वाज देयर नोबडी, ठीक है, तो ये सिविल लायबिलिटी क्रिएट कर सकता है, ठीक। इक्विपमेंट्स का ना होना या मेडिसिन का खत्म हो जाना, होता है ऐसा केसेस, ठीक है, ऑक्सीजन खत्म हो गई, तो अगर ऐसी स्थिति है जहां पे आपको कोई जानकारी नहीं है, बट अब अगर हो ही गया तो ये सिविल लायबिलिटी अट्रैक्ट कर सकती है, बट क्रिमिनल लायबिलिटी अट्रैक्ट नहीं कर सकती, ठीक। दिस इज द केस ऑफ डॉक्टर सुनील गुप्ता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। बट इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखें, कुसुम शर्मा वर्सेस बत्रा हॉस्पिटल, कुसुम शर्मा वर्सेस बत्रा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर, बत्रा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर। आगे लिख लें, negligence cannot be attributed to a doctor, negligence cannot be attributed to a doctor so long as he performs his duty with reasonable skill and competence, so long he performs his duty with reasonable skill and competence, full stop. Merely because the doctor chose, merely because so long as he performs his duties, so long as he performs his duties with reasonable skill and consequence, ठीक है मारिए, full stop, skill and competence, full stop. Merely because the doctor chose one course of action, merely because the doctor chose one course of action in preference to the other one available, in preference to the other one available, he would not be liable, he would not be liable, he would not be liable if the course of action chosen by him, if the course of action was chosen by him was though not acceptable by medical profession, was though not acceptable by medical profession, but he had a legitimate reason behind the same, he had the legitimate reason behind the same. अगर आप प्लान ए की जगह प्लान बी अप्लाई कर रहे हो, लोग उसको फॉलो नहीं करते, जनरली नहीं करते, ठीक, लेकिन प्लान बी फॉलो करने के पास आप करने के पीछे आपका एक लेजिटिमेट रीजन है, यू हैव अ जस्टिफिकेशन टू इट एंड इट इज रीजनेबल, ठीक, तो फिर ऐसी स्थिति में ये चीज गलत नहीं होगी। यस, अभी एक हॉस्पिटल ने प्लाज्मा की जगह जूस दे दिया, डेंगू के,
चलो ठीक है, छोड़ो। या मैं स्लो डिक्टेट कर रहा हूं, आई कैन डिक्टेट फास्टर, नॉट अ प्रॉब्लम। लिख लीजिए, जस्ट राइट दिस डाउन। हाँ लिखो लिखो लिखो, ठीक है। नेक्स्ट इज द केस ऑफ जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये हमारा लास्ट केस है। इसके बाद हम लोग डाउरी डेथ पे आ जाएंगे। जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जस्ट राइट दिस डाउन। Negligence in the context of medical professional, negligence in the context of a medical professional necessarily calls for a treatment, necessarily calls for a treatment with a difference, with a difference, with a difference। भाई सिंपल चीज है, कोई व्यक्ति आपके सामने इंजर्ड आया है, आप उसकी ट्रीटमेंट मना कर दो, नहीं करेंगे, तो ये नेग्लिजेंस थोड़ी है। दिस इज नॉट नेग्लिजेंस। calls for a treatment with a difference, भव्या, calls for a treatment with a difference, full stop। To infer rashness or negligence, negligence in the context of medical profession necessarily calls for a treatment with a difference, full stop। To infer rashness or negligence, थोड़ी सी राइटिंग स्पीड आप लोग तेजी कर लो, कोई बात। To infer rashness or negligence on the part of a professional, ब्रैकेट में लिखना डॉक्टर। To infer rashness or negligence on the part of a professional, doctor, additional circumstances या additional considerations apply, additional considerations apply, full stop। A simple lack of care, Jacob Matthew is the landmark guideline, a simple lack of care, comma, an error of judgment, an error of judgment or an accident, a simple lack of care, an error of judgment or an accident is not a proof of negligence on the part of the professional, is not a proof of negligence on the part of the professional। हाँ कनिष्का बताओ बेटे, is not negligence, is not a proof for negligence on the part of the professional। इसी में नेक्स्ट लाइन लिख लें, टू प्रोसिक्यूट, इसी का है ये जेकब मैथ्यू का, टू प्रोसिक्यूट अ मेडिकल प्रोफेशनल, कैसे डिसाइड करोगे, कैसे प्रोसिक्यूट करोगे? टू प्रोसिक्यूट अ मेडिकल प्रोफेशनल फॉर नेग्लिजेंस, फॉर नेग्लिजेंस it must be shown that the accused did something, it must be shown that the accused did something or failed to do something, or failed to do something which in the given facts and circumstances, which in the given facts and circumstances no medical professional in his ordinary sense, in his ordinary sense and prudence, in his ordinary sense and prudence would have done, in his ordinary sense and prudence would have done, or failed to do, or failed to do। Full stop। The hazard taken by the accused doctor, the hazard taken by the accused doctor should be of such a nature, the hazard taken by the accused doctor should be of such a nature, should be of such a nature that the injury which resulted was most likely imminent, that the injury which resulted was most likely imminent। इसका मतलब यह है कि जो स्टेप अक्यूज डॉक्टर ने ली थी, ऐसी स्थिति में उसके एक्ट से जो इंजरी हो रही है उससे मृत्यु निश्चित है, तभी आप बोलोगे कि भैया इस बंदे ने ऐसा कुछ किया। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। रिजल्टेड वाज मोस्ट लाइकली इमिनेंट, वाज मोस्ट लाइकली इमिनेंट, इमिनेंट इमीडिएटली होती ही डेथ, और कुछ हो ही नहीं सकता था, यही होता। भाई अब आप एक बात बताओ, मान लो कि किसी व्यक्ति को, फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा इंजरी हुई है और वो डॉक्टर के सामने लाया गया है कि भैया अब हमें बचा लो। अब ऐसी स्थिति में ये इंजरी वाला व्यक्ति आपके सामने आया है, आप डॉक्टर हो, वो व्यक्ति बोल, उसकी बॉडी में कई जगह पे चोट लगी हुई है, वो बोल रहा है कि मेरा सर बहुत दुख रहा है, माय हेड इज पेनिंग, ठीक, माय हेड इज पेनिंग।
अब ऐसी स्थिति में आप बॉडीली इंजरीज को लेकर के ज्यादा कंसर्न, ठीक, आप बॉडीली इंजरी पे ट्रीटमेंट करना चाहते हो क्योंकि वो प्राइमरी कंसर्न है। माना कि उसका सर बहुत दुख रहा है, ठीक है, मान रहे हैं, क्या उसको हेड पे कोई ऐसी मेजर इंजरी हुई है? ऐसा तो नहीं है, लेकिन आपका कंसर्न अभी बॉडीली इंजरीज पे है क्योंकि वहां से खून बह रहा है। अब मान लीजिए कि आपने आइस पैक इस व्यक्ति को नहीं दिया, आइस पैक आप दे सकते थे, कोई ठंडी चीज दे सकते थे, वो सर पे रखता कुछ आराम होता, आप दे सकते थे, आपने नहीं दिया, ठीक, क्या इससे उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी? विल दिस कॉज दैट पर्सन्स डेथ? नो, एब्सोल्युटली नॉट। इससे डेथ थोड़ी हो रही है, उसका सर दुख रहा है, आप आइस पैक नहीं दोगे, उसका सर दुखता रहेगा, फैक्ट है, ठीक है, बहुत दुखेगा, हाँ बिल्कुल हो सकता है कि उसको अगर कोई इंजरी नहीं हुई है तो सर दुख सकता है, पॉसिबल है। लेकिन एक बात बताओ, अगर बॉडीली इंजरी में जो ब्लीडिंग हो रही है, इमिनेंटली तो डेथ नहीं हो रही ना, यस एग्जैक्टली, देयर इज नो इमिनेंट डेथ, बट अगर ब्लीडिंग नहीं रोकोगे, मान लो कि आपने ब्लीडिंग रोकने के लिए कोई एफर्ट नहीं किया, आपने कहा कि अरे तेरा सर दुख रहा है, चल ठीक है, तो क्या हुआ, तेरी किडनी में से खून का फव्वारा छूट रहा है, चल मैं पहले तेरे को तेरे हेड पे लाओ बेटा लाओ, एक पानी की बोतल लाओ और एक सेरेडॉन का पत्ता लाओ, लाओ इसको सेरेडॉन खिलाते हैं। अब ऐसा भैया ऐसा करोगे, उसकी ब्लीडिंग रोकने नहीं जाओगे तो डेथ तो इमिनेंट हो गई, मरेगा, ये गड़बड़ है, ठीक, दिस इज द इशू। यही चीज आपको बताई गई थी इन द केस ऑफ जेकब मैथ्यू। तो तीन केसेस आपको ध्यान रखने अगर आप मेडिकल नेग्लिजेंस को एड्रेस कर रहे हो। नंबर 1 इज डॉक्टर सुनील गुप्ता वर्सेस एनसीटी दिल्ली, नंबर 2 इज कुसुम शर्मा वर्सेस बत्रा हॉस्पिटल, नंबर 3 इज द केस ऑफ जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक, यस, हाँ, बलम स्टेट पे आ रहे एक एक करके आएंगे बेटा, लिखते चलो, ये तीन चीजें यहाँ पे अपनी हो जाती। आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए, जस्ट राइट दिस डाउन। सुरेश, सुरेश आगे बढ़े। सुरेश गुप्ता, ठीक, देन देयर आर इंस्टेंसेस, सबसे पहले हेडिंग बना ले, मेजर इंस्टेंसेस ऑफ, राइट दिस डाउन, मेजर इंस्टेंसेस ऑफ नेग्लिजेंस जहां पे नेग्लिजेंट डेथ हुई है, मेजर इंस्टेंसेस ऑफ नेग्लिजेंस जो 304 ए में देखा भी जाता है, गवर्न भी किया जाता है। नंबर 1 इज द भोपाल गैस ट्रेजेडी, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूसीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक, नेक्स्ट इज द सलमान खान केस, also known as the hit and run case, ठीक, ये दोनों प्रोमिनेंट इंस्टेंसेस माने जाते हैं। ओके, प्रिया जिस बारे में बात कर रहे हैं दैट इज अ केस, दैट इज आल्सो अ केस, हाँ, मेजर इंस्टेंसेस हैं, मतलब इरेशनल नेग्लिजेंस 304 ए के कॉन्टेक्स्ट में आप इनको देख सकते हो, ठीक, मेडिकल नेग्लिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में एक केस आप लोग पढ़ते हैं, मतलब इंग्लिश केस है, हालांकि उसके रूल्स को ही जेकब मैथ्यू उसी के टेस्ट को आप लोग देखते हैं कुसुम शर्मा के केस में, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, बट द नेम ऑफ द केस इज बोलम वर्सेस फ्रायन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बोलम वर्सेस फ्रायन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ठीक, दिस केस has been reiterated in the Jacob Matthew case. प्रिया, जो रूल अभी अपन ने नोट डाउन किया ना बच्चे, वो बोलम टेस्ट ही है, has been reiterated in the Jacob Matthew case। अब आप पूछेंगे सर फिर बोलम टेस्ट है क्या? बोलम टेस्ट का मतलब ये है कि भाई देखिए, अगर कोई व्यक्ति है जो कि मेडिकल प्रोफेशनल है, तो मेडिकल प्रोफेशनल से आप एक ऐसी स्किल एक्सपेक्ट करते हो जो कि एक प्रूडेंट मेडिकल प्रोफेशनल की हो ना। व्हाई एम आई नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, क्योंकि इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बहुत स्पेसिफिक, बट आई टेल यू द बोलम टेस्ट क्योंकि आपने पूछा है, बस शॉर्ट में बताऊंगा 1 मिनट में। देखो, एक बात बताओ, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति सर्जन है, ठीक है, देयर इज अ सर्जन, अब ये कार्डियो वाला है, कार्डियो वाला मतलब, कार्डियो मतलब क्या होता है, व्हाट इज कार्डियो, हार्ट, ठीक है, हार्ट, आप समझ जाओगे, बोलम टेस्ट यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। देन अगेन देयर इज अ सर्जन हु इज एन ऑर्थो, ऑर्थोपेडिक सर्जन है कोई, बोन्स, यस, अब ध्यान से समझिएगा, बहुत आराम से समझिएगा, ये जो होता है ये एमडी की डिग्री होती है, दिस इज नॉट एमबीबीएस, यू गाइस वुड अंडरस्टैंड इट। एमबीबीएस की जो डिग्री होती है उसमें जितने भी एमबीबीएस के स्टूडेंट्स होते हैं, वो सारे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं फॉर देयर 5 इयर्स, उनका 5 साल का उनका भी पूरा सिस्टम होता है, दे स्टडी एमबीबीएस, ठीक है, एमबीबीएस में वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ सारे के सारे मेडिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, ठीक है, आपका एनाटॉमी पढ़ते हैं और बहुत सारे बहुत जितने भी इनके सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब पढ़ते हैं, सब पढ़ने के बाद फिर ये एमडी के लिए जाते हैं, एमडी इज मास्टर्स फॉर डॉक्टर, स्पेशलाइजेशन कहते हैं, ठीक, अब जब ये एमडी के लिए जाते हैं तब इनके बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे नीट वगैरह का एग्जाम होता है, तो इनकी रैंकिंग के बेसिस पे इनको ब्रांच मिलती है और स्पेशलाइजेशन मिलती है और इनकी रैंकिंग के बेसिस पे इनको कॉलेजेस मिलते हैं, ठीक। अब मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसको ऑर्थो मिला, ऑर्थो सर्जन बना वो, या फिर कोई व्यक्ति है जिसको कार्डियो मिला, कोई व्यक्ति है जिसको हम लोग कहते हैं रेडियोलॉजिस्ट,
आप लोग समझते होंगे। रेडियोलॉजिस्ट बहुत ही प्राइम माना जाता है फॉर द सिंपल रीजन कि रेडियोलॉजिस्ट का काम मेजरली जो होता है वो खून खराबे वाला नहीं होता है, उनको सिर्फ ओपिनियन बेस्ड चीजें बतानी होती है, तो लाइफ इज वेरी गुड, ठीक है। फिर पीडियाट्रिशियंस होते हैं, ठीक, उसके अलावा गायनैक्स होते हैं। तो अब फंडा क्या है, फंडा समझो। अगर मान लो कि एक ट्रीटमेंट दे रहा है किसी एक बॉडी पार्ट के लिए, कोई एक व्यक्ति ट्रीटमेंट दे रहा है, वो एक सर्जन है, बट एक ऑर्थोपीडिक सर्जन। ध्यान से समझना बोलम टेस्ट क्या है। ऑर्थोपीडिक सर्जन है और वो इमरजेंसी में वो व्यक्ति क्योंकि सर्जन है, ट्रीटमेंट करना जानता है, बॉडी को खोल करके काम करना जानता है, तो ये इमरजेंसी में किसी ऐसे मामले से डील कर रहा है, इमरजेंसी में जहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी दूसरा और कार्डियो सर्जन नहीं। मामला किसका है, हार्ट का। अब एकदम हिपोक्रेट्स ओथ आ गई है आड़े कि भैया सामने वाला है, जान बचाने के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक। तो ऑर्थोपीडिक सर्जन अगर मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से सर्जरी करने की कोशिश कर रहा है अपने बेस्ट लेवल पे कि भाई ये बंदा बच जाए, ठीक, बट वो ऑब्वियसली कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, कार्डियो सर्जन नहीं है, कार्डियक सर्जन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप उससे क्या कार्डियक सर्जन की एक्सपर्टीज एक्सपेक्ट कर सकते हो? Will it be fair to expect him to be an expert of something that he hasn't studied? Whatever he is doing, he is doing in good faith. उसको नॉलेज है, बट उसको अपनी फील्ड का नॉलेज है। समझ में आया? अब अगर आप किसी गायनैक को बोलोगे कि यार तुम एक काम करो ना, तुम ऑर्थो वाला ट्रीटमेंट एक बार कर दो। अब अगर बिल्कुल ही व्यक्ति फंस गया है, इमरजेंसी है, कुछ नहीं कर सकते, तो वो प्रूडेंट पर्सन की तरह जितनी उसकी नॉलेज है, एक प्रूडेंट डॉक्टर, एक रेगुलर नॉर्मल डॉक्टर की तरह वो ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेगा। व्यक्ति बच गया तो बच गया, मर गया तो मर गया, कुछ नहीं कर सकते। दिस इज बोलम्स टेस्ट। ये बोलम्स टेस्ट है। बोलम्स टेस्ट का मतलब यही है कि जब आप किसी एक स्किल सेट के व्यक्ति को, स्किल सेट 1 के व्यक्ति को स्किल सेट 2 का काम करने को बोलोगे, तो आप उससे स्किल टेस्ट, आप उससे दूसरे स्किल सेट का जो हम कह सकते हैं एक्सपर्टीज, क्या वो एक्सपेक्ट कर सकते हो? कैन यू एक्सपेक्ट इट? यस और नो? अगर किसी व्यक्ति का स्किल सेट 1 है, आप उससे 2 का काम करने को बोल रहे हो, कैन यू एक्सपेक्ट द एक्सपर्टीज? नो, आप नहीं कर सकते। ये बोलम्स टेस्ट है। तो मेडिकल नेग्लिजेंस लगाने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि सर्कमस्टेंसेस क्या है। अगर 1 का मामला है और यहां ट्रीटमेंट भी 1 की ही देनी, और तब ऐसे कोशिश में कोई व्यक्ति 1 वाला एक्सपर्टीज फॉलो ना करते हुए जबरन का 2 एक्सपर्टीज लगाने की कोशिश करे, वो मेडिकल नेग्लिजेंस है अकॉर्डिंग टू बॉलम्स टेस्ट। ये टेस्ट देखा जाएगा कि प्रूडेंसी कितनी है। अगर आप और मैं सेम लेवल पे टीचर्स हैं, ठीक, तो टीचर अपने लेवल पे क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, दैट इज फाइन। कि अगर इस जगह पे कोई टीचर होता तो क्या एक्शन लेता, अगर इसी जगह पे कोई जज है तो वो क्या एक्शन लेगा, किसी जगह पे कोई एडवोकेट है तो वो क्या एक्शन लेगा, दैट इज बॉलम्स टेस्ट। So if a medical expert finds himself in such a situation where he has to do the treatment, although the treatment that he is to be providing, yeah, he will be providing, is out of his expertise, तो आप उससे एकदम एक्सपर्ट ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दैट विल बी अनफेयर टुवर्ड्स दैट प्रोफेशनल। ये है बॉलम्स टेस्ट। तो 1 मिनट लेने वाला था, 5 मिनट ले लिया, बट प्रिया समझ में आया? गॉट द पॉइंट? यही है, इसी को रिट्रेट किया गया इन द केस ऑफ जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों का मेडिकल नेग्लिजेंस एंड पूरा जो नेग्लिजेंस वाला पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग सीधे सीधे आ जाते हैं सेक्शन 304 बी की तरफ। ठीक, अब देखिए सेक्शन 304 बी अपने आप में बहुत एक बड़ा ह्यूज कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन यस 304 बी इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन द मेंस एग्जामिनेशन फॉर द रीजन क्योंकि ये एक सेक्शन नहीं है। डाउरी डेथ को जब आप देखते हो, डाउरी डेथ इज नॉट वन प्रोविजन और वन लॉ। डाउरी डेथ के वर्टिकल्स हैं। डाउरी डेथ हैज गॉट इट्स वर्टिकल। अच्छा, बहुत डिस्प्यूटेड सेक्शन है 304 बी, इज अ वेरी हाईली डिस्प्यूटेड सेक्शन। वाई, वो भी हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो डाउरी डेथ आप लोगों को देखने को मिलता है, मैं ये पहले भी एस्टैब्लिश कर दूंगा ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए एंड नोट मेकिंग अपन बात में करें। डाउरी डेथ आपको देखने को मिलता है अंडर आईपीसी, ठीक, लेकिन डाउरी डेथ से ही रिलेटेड जो उसके अदर वर्टिकल्स हैं, जैसे कि क्रूएल्टी हो गया, एक जगह में आपको आईपीसी में मिलता है 304 बी। इसके साथ साथ आपको एक दूसरा वर्टिकल मिलता है आईपीसी में जो कि डाउरी डेथ से कनेक्टेड है, बट डाउरी डेथ नहीं है, दैट इज 498 ए। अच्छा, अब इन सब के बाद आपको एक और चीज देखने को मिलती है 498 ए के अलावा। अनदर थिंग दैट यू फाइंड इन आईपीसी व्हिच इज कनेक्टेड टू डाउरी डेथ इज सेक्शन 306। ये कनेक्टेड है सारे 306। व्हाट इज 306 ऑफ आईपीसी? वर्टिकल्स है ना, समझो। नॉट ऑडिबल, एम आई नॉट ऑडिबल? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, यस, अबेटमेंट, करेक्ट, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अब ये तो 3 के 3 वर्टिकल्स हो गए सिर्फ डाउरी डेथ। इसके बाद आप लोग जो एक और एस्पेक्ट पढ़ते हो, ठीक, डाउरी डेथ से ही कनेक्टेड, वो आता है इंडियन एविडेंस एक्ट का। ठीक, आईपीसी के बियॉन्ड आप जाते हैं 113 बी। अब 113 बी भी अपने आप में अलग खेल है। क्यों? क्योंकि 113 बी जो है वो ये बोल देता है कि भाई देखो, हम तो प्रिजम्पशन लेंगे विक्टिम के फेवर। आज तक कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता कि विक्टिम के फेवर में प्रिजम्पशन ले लिया जाए। प्रिजम्पशन हमेशा अक्यूज के फेवर में होता है। nobody shall be considered as guilty unless proven, everybody is innocent unless proven guilty, that's the rule। shall presumption हो गया, रिबटेबल है लेकिन shall presumption ऑफ लॉ। और इन सबके बाद, ठीक है, इन सबके बाद जो सबसे मेजर वर्टिकल आता है, सीआरपीसी का भी अभी अपन प्रोविजन देखेंगे, इन सबके बाद जो एक सबसे मेजर वर्टिकल आता है, जो सबसे बड़ी गड़बड़ है, नॉट मेंटेनेंस,
दैट इज सेक्शन 302। अब एक बात बताओ, ब्राइड बर्निंग का मामला है, किसी मतलब नई नवेली दुल्हन को जला दिया गया है, उसकी मृत्यु हो गई। अब आप ये बताओ, इज दिस नॉट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस और शुड इट नॉट बी कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस? हमने रूल्स तो पढ़े हैं, हमने मच्छी सिंह तो देखा है, मच्छी सिंह देखा, हमने जगमोहन देखा, हमने अपना ये कौन सा बचन सिंह देखा, तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में तो आना चाहिए। तो आइडियली सेक्शन 304 बी में डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। यस, डेथ पेनल्टी तो होनी चाहिए, लेकिन डेथ पेनल्टी है नहीं, तो ये एक लेजिस्लेटिव एरर है। दिस इज बेसिकली अ लेजिस्लेटिव एरर, इसमें जुडिशरी की कोई गलती नहीं। यू कैन नॉट से दैट इट इज द जुडिशरीज फॉल्ट, इट इज अ लेजिस्लेटिव एरर। लेजिस्लेटिव एरर होने का मतलब है कि भाई 304 बी डाउरी डेथ इज इक्विवेलेंट टू मर्डर। व्हाई इज इट नॉट इक्विवेलेंट टू मर्डर? भाई सिंपल कॉमन सेंस लगा के सोचो ना, किसी व्यक्ति को जान से मार दिया गया, इंटेंशनली मार दिया गया, क्रुएल्टी के भी एग्जांपल मिल रहे हैं, हरासमेंट के भी एग्जांपल मिल रहे हैं, डाउरी के भी एग्जांपल मिल रहे हैं। ठीक, ये तो सिर्फ हम लोग बात ही कर रहे हैं ना कि क्रुएल्टी हुई है। अब आप सोचो, अब इसके फर्दर वर्टिकल्स में जाओ, फर्दर वर्टिकल में अगर आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि लेजिस्लेचर ने एक और एक्ट बना दिया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन। अब ये जो डाउरी प्रोहिबिशन है, जस्ट अ सेकंड, ओवर हियर, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये यहां से कनेक्टेड हो गया। सेक्शन 2 डिफाइन कर दे रहा है डाउरी को, 3 और 4 पनिशमेंट की बात करते हैं। ठीक, साथ साथ में देयर इज अनदर एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस। अब डोमेस्टिक वायलेंस भी कनेक्टेड है, 498 से भी कनेक्टेड। तो भाई अगर ऐसी बात है, अगर यही पूरी की पूरी स्थिति है, तो आप 304 बी में डेथ पेनल्टी रखो, आप डेथ पेनल्टी रख ही नहीं रहे। तो ये लेजिस्लेटिव एरर समझा जाता है, एक बात। दूसरी बात, ज्यादातर लोग, ज्यादातर जो पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है, सवाल, वो ये पूछते हैं कि भाई जो ये 304 बी है, हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के जो सेक्शन 3-4 जो कि पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक, तो ऐसी स्थिति में 304 बी और डाउरी प्रोहिबिशन का 3 और 4 ये अलग कैसे? दे आर सेम। तो इसका पर्पस मैं समझा देता हूं आपको, अलग अलग क्यों है वो तो तुरंत समझ में आता है। 304 बी इज बेसिकली अ वर्टिकल ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। ठीक, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, अमाउंटिंग टू मर्डर एंड डाउरी डेथ। तो जो ये पूरा डाउरी डेथ है 304 बी, ये बेसिकली कल्पेबल होमिसाइड की कनेक्टिविटी है। ठीक, ऑन द अदर हैंड सेक्शन 3 एंड 4 में जो आप ऑफेंसेस देखते हैं डाउरी प्रोहिबिशन में, दैट इज नॉट इन अलाइनमेंट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, दैट इज इन अलाइनमेंट ऑफ। ठीक है, अरे आपने डाउरी प्रोहिबिशन पढ़ा होना जरूरी नहीं है, हम लोग सारे डिस्कस करेंगे। जब हम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को देखते हैं तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का पर्पस है डाउरी को प्रोहिबिट करना, डाउरी को प्रोहिबिट करना, डाउरी की डिमांड को प्रोहिबिट करना, कि लोग दहेज ना मांगे। पर्पस समझ रहे हो? That is in order to create, Dowry Prohibition Act is there in order to create a deterrence, a fear in the sense, in the minds of people who think कि डाउरी लेनी चाहिए या डाउरी दी जानी चाहिए। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट उनको टारगेट कर रहा है। सेक्शन 304 बी जो है वो पनिश कर रहा है उन लोगों को जो डाउरी डेथ कॉज कर रहे हैं, एक्चुअल कॉजिंग ऑफ डेथ कर रहे हैं, मतलब जिनका इंटेंशन डेथ कॉज करने का। डाउरी डेथ इज टू थिंग्स, डाउरी एंड डेथ। समझ में आ रहा है ये चीज? थोड़ी सी टेक्निकल जा रही है, लेकिन तुम लोग को दिमाग में जा रहा है कि बोल क्या रहा हूं। डाउरी डेथ इज टू थिंग्स, डाउरी एंड डेथ। आएंगे आएंगे कॉस्ट, उस पॉइंट को भी एड्रेस कर रहे हैं। डाउरी डेथ इज टू थिंग्स, डाउरी एंड डेथ। सो वन इज अ डिमांड ऑफ डाउरी एंड द अदर इज कॉजिंग ऑफ डेथ। सो डिमांड ऑफ डाउरी को हम कहां से रोकने की कोशिश करते हैं? डिमांड ऑफ डाउरी को हम एग्जैक्टली डीपी एक्ट से रोकने की कोशिश करते हैं। बढ़िया, ठीक, करेक्ट। और डाउरी की डिमांड पूरी ना होने पे या सेटिस्फाई ना होने की वजह से सामने वाला व्यक्ति कहीं उस ब्राइड की, कहीं उस महिला की, उस वाइफ की डेथ ही ना कॉज कर दे, इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? 304 बी आईपीसी। ये फर्क है। डिड यू गाइस, सबसे पहले तो ये बताओ, फर्क समझ में आया कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है? वन हैज टू डील विद द डिमांड एंड डिलीवरी ऑफ डाउरी, द अदर हैज टू डील विद द कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच माइट कम इफ द डिमांड ऑफ डाउरी इज नॉट सैटिस्फाइड बाय द पार्टीज। चलो, जब हमें ये समझ में आ गया तो हम एक पॉइंट की तरफ चलते हैं, और बहुत से केसेस भी हम लोग, खैर केसेस भी देखेंगे। ठीक है, हाँ प्रतीक, ये वाला क्वेश्चन क्रिएट होता है, भैया फिर चार्जेस क्या लगाएंगे? अगर मान लो किसी व्यक्ति पे 304 बी प्रूव नहीं हो, फॉर एग्जांपल 304 बी प्रूव नहीं हो पाया, क्या डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लगाया जा सकता है? क्या 498 ए लगाया जा सकता है? दैट इज अ क्वेश्चन। सोचो, डाउरी डेथ प्रूव नहीं हुई है, डाउरी डेथ प्रूव नहीं हुई है, बट क्या डाउरी की डिमांड प्रूव हो सकती है? लगाएंगे, लगा सकते हो, यस, वेरी मच। क्या क्रूअल्टी लग सकती है? हाँ बिल्कुल लग सकती है। ये पॉइंट है भाई। क्रूअल्टी, एक बात बताओ मुझे, क्रूअल्टी shall always be in reference to demand of dowry, या cruelty can always be in reference to demand of dowry? कॉमन सेंस लगाओ भाई। क्या सिर्फ डाउरी के चक्कर में क्रूएल्टी हो सकती? नहीं, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें खाना बनाना तक नहीं सिखाया, तुमसे एक चीज बोली थी, पानी उबाल दो, पानी उबालने को कहा था, दीदी पानी नहीं उबालना आ रहा तुमको, चाय तो छोड़ दो। ठीक, अब जरा इस चीज को समझो, देयर कैन बी
देयर कैन बी, वही वही बात है, एन नंबर ऑफ रीजंस, एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं भाई। वी वांटेड अ चाइल्ड दैट हैज टू बी अ सन, ठीक है, हमें बेटा चाहिए था, पुत्र चाहिए था, ठीक, तुम हमारी पुत्र वधु हो, हमें तुमसे पुत्र चाहिए था, तुमसे हमें आशा थी कि तुम हमें हमारे खानदान को एक चिराग दोगे, ठीक है, फेयर इनफ। नाउ पहले तो ये एक्सपेक्टेशन रखना गलत है बायोलॉजिकली, ठीक है, बायोलॉजिकली एक्सपेक्टेशन रखना गलत है, क्योंकि इट इज द मेल एंड हिज क्रोमोसोम्स दैट डिसाइड द जेंडर ऑफ द चाइल्ड, ये गड़बड़, खैर छोड़ो। अब अगर नहीं हुआ, मान लो इट इज अ गर्ल चाइल्ड बॉर्न, ठीक, इट इज अ गर्ल चाइल्ड बॉर्न, अब आप समझो, अगर गर्ल चाइल्ड आ गई तो भाई फिर टॉन्ट, ठीक है, जयेश भाई जोरदार वाला हिसाब हो जाएगा, जो ये कौन सी मूवी आई थी अभी, रणवीर सिंह की, यही नाम था, जयेश भाई जोरदार वाला हिसाब है, ठीक। अब ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम क्या है, ये क्रुएल्टी का कारण बनेगा, this would become the reason of cruelty. So cruelty would definitely include dowry as one of the wings, but cruelty के बहुत से reasons हो सकते हैं। अगर dowry death prove नहीं हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि charges DP Act या 498A के नहीं लग सकते। अब एक समस्या और है, सवाल ये भी उठता है कि अगर मान लो सेक्शन 304B है, ठीक है, अंकिता ने लिखा है सबको चिराग चाहिए रोशनी नहीं, चिराग लेके करोगे क्या, वही तो पॉइंट, चिराग तले ही अंधेरा होता है, रोशनी तले कभी अंधेरा नहीं होता, दैट्स द पॉइंट, ठीक। चलिए, सो का अगर मामला बनता है तो 304B के मामले में क्या 302 क्रिएट किया जा सकता है, 302 को भी क्या एक एडिशनल चार्ज की तरह इंक्लूड किया जा सकता है, आंसर इज यस, ठीक, यस, 302 का भी चार्ज लगाया जा सकता है, बट इज इट नेसेसरी दैट इन ऑल केसेस ऑफ 304B 302 हैज टू बी अप्लाइड, नॉट नेसेसरी, नॉट कंपल्सरी, ठीक है, राजेंद्र केस हम लोग देखेंगे, बहुत से केसेस हैं एक्चुअली, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस आई थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ विल बी एड्रेसिंग दोस केसेस, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस आई थी कि भाई देखो जहां जहां 304B आए, ट्रायल कोर्ट से हमारी ये गुजारिश है, जो भी ट्रायल कोर्ट हो, चाहे फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट कर रही हो, चाहे हाई कोर्ट हो, जो भी कोर्ट ऐसे मामलों से डील कर रही है, उस कोर्ट की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो साथ में 302 अप्लाई करें ना। दिस वाज मेड कंपलसरी, बट कंपलसरी का मतलब क्या है, कंपलसरी का मतलब है दिस इज नॉट मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस होता तो जब भी किसी ट्रायल कोर्ट के सामने, जब भी किसी ट्रायल कोर्ट के सामने 304B के फंडामेंटल्स स्टैब्लिश कर दिए जाते, आप एरर पकड़ना है यहाँ पे, आप देखो कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जहां जहां 304B आया है वहां वहां पे 302 का चार्ज लगाया जाना चाहिए, चाहिए लगाया ही जाएगा, उसमें गड़बड़ क्यों है, एरर क्यों, क्योंकि अगर 304B वाले हर मामले में आपने 302 साथ में लगाना शुरू कर दिया मैकेनिकली कि 304B आया तो 302 भी लगा दो, दोनों में से कहीं ना कहीं तो मामला जाएगा, तो प्रॉब्लम ये होगा, ठीक है, प्रॉब्लम ये होगा कि जो रूल है, जो रूल है दैट द प्रोसिक्यूशन must prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt, इसमें और 304B की वजह से आए 100 सेक्शन 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में एक क्लियर कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। बात समझ में आई, अगर मेरे सामने दहेज हत्या का हर एक मामला जो आता है उसमें मैं हत्या का आरोप भी लगा लूं तो ये ट्रायल पॉसिबल नहीं होगा, ट्रायल को ठीक ढंग से रन करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दहेज हत्या का जो मामला होता है उसमें प्राइमा फेसी बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन प्रोसिक्यूशन टू एस्टैब्लिश द इंग्रेडिएंट्स ऑफ 304B, बट द मेन बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द अक्यूज्ड एंड द डिफेंस टू प्रूव कि हमने ऐसा नहीं किया है, ठीक। ऑन द कॉन्ट्ररी 302 जो मामला होता है, 302 का मामला पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे ही डालता है कि द प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट आइदर देयर वर एलिमेंट्स ऑफ इंटेंशन और नॉलेज, ये पॉइंट है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के इस केस को, ठीक है, कई बार ये बोला गया, कई बार इसके एप्लीकेशंस लगाए गए, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार केसेस दिए, उसमें ये बताया कि भाई देखो जब हमने ये कहा कि 304B के साथ 302 लगना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है दैट इट इज मैकेनिकल कि हर 304B के मामले में आप 302 लगाओ, हम ये चाहते हैं कि अगर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस हैं, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जहां पे आपको लगता है कि सेक्शन 300 के सारे एलिमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं, ठीक, मान लिया कि मामला 304B का है तो 304B भी एस्टैब्लिश हो गया, 300 का एलिमेंट भी एस्टैब्लिश हो गया, और अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार यहाँ पे हमें मैक्सिमम पनिशमेंट तक जाना चाहिए, भले डेथ पेनल्टी ना दे, कोई मुझे बताएगा 304B की मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी, व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट, यस, लाइफ इंप्रिजनमेंट है ना, ठीक। अब अगर मान लो कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे डेथ के मर्डर के सारे एलिमेंट्स प्रूव हो रहे हैं, 304B ऑब्वियसली प्रूव हो जाएगा, ठीक, 304B प्रूव हो गया, डिमांड ऑफ डाउरी प्रूव हो गई, डेथ इज प्रॉपर्ली कोल्ड ब्लडेड मर्डर अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस लेट्स से ब्राइट बर्निंग सब प्रूव हो गया, अब हमें लगता है यार यहाँ पे डेथ पेनल्टी दिया जाना जरूरी है, अब क्या करें, डेथ पेनल्टी तो हम दे नहीं सकते क्योंकि लेजिस्लेचर ने हाथ बांधे, हमारे पास क्या तरीका, जुडिशरी जस्टिस करेगी कैसे, जुडिशरी को तो आपने हैंडीकैप कर दिया, 304B बोल दिया, ले भैया यही है जो है, यही है 304B करेंगे, तो अगर कोर्ट ऑफ लॉ को ऐसा लगता है कि नहीं भैया ये मामला 304B तक की पनिशबिलिटी वाला नहीं है, ये मामला 302 की पनिशबिलिटी वाला है, ठीक, भाई सालों से क्रूएल्टी चल रही थी,
बच्ची जो थी, जो महिला थी, वाइफ जो थी, वो बार बार बता रही थी अपने परिवार वालों को कि ये लोग मुझे गालियां देते हैं, मुझे ताने मारते हैं, मुझे मारते पीटते हैं, मुझसे मेरे साथ मिसबिहेव करते हैं, मेरी डिसरेस्पेक्ट बार बार की जाती है, बार 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 इसके इंस्टेंसेस आ रहे थे। एंड वन डे देयर इज अ डेथ। ऐसी स्थिति में कोर्ट 302 भी लगा सकती है। जब कोर्ट को खुद लग रहा है कि यार ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का मामला जा चुका है, तब 302 वहां पे लगा दिया जाएगा। समझ में आया? ऐसे केसेस में कोर्ट ने क्या रखा है कि भाई हमें सारे सर्कमस्टेंसेस देख के समझ में आ रहा है दैट दिस इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एंड वी डोंट वांट टू लेट गो द हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स। क्योंकि अगर हम हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स को छोड़ देंगे, भाई सीधी सी बात है, लाइफ इंप्रिजनमेंट काहेगा? जब डेथ हो गई है सामने वाले पर्सन की, ब्रूटली इग्निशन से आपने हत्या कर दी है, तो डेथ पेनल्टी क्यों? तुम्हें डेथ पेनल्टी से क्यों बचा लिया जाए, क्यों छोड़ दिया जाए तुम्हें? 302 लगाएंगे। अब जब तक लेजिस्लेचर इस गड़बड़ को एटलीस्ट करेक्ट नहीं कर देता, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हम 302 वाया ही लगा सकते हैं, फिट इन कर सकते हैं, एक साथ दो चार्जेस ऐसे ही बन सकते हैं, अदरवाइज तो ये पॉइंट ठीक। ओके, क्या डाउट था? बट सर फिर ओनस वापस भी तो आएगा प्रोसिक्यूशन पर, तब प्रूव कर दे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। नहीं, देखो जो ओनस वाला पॉइंट है ना, इसमें फंडा जो ट्रायल का चलता है ना, फंडा ऐसा चलता है कि प्राइमरली इट इज द प्रोसिक्यूशन, देन देयर इज अक्यूज, जिनको पूरा केस एस्टैब्लिश करना है दैट दे आर इनोसेंट। अगर एक बात बताओ बेटा, अगर इन्होंने प्रूव कर दिया दैट दे आर इनोसेंट, दे हैव प्रूव्ड दैट दे आर इनोसेंट, सफिशिएंट एविडेंसेस आ चुके जिससे पता चला कि दे आर इनोसेंट, प्रोसिक्यूशन को अगला मौका नहीं दिया जाता, अपील जाएंगे वो। प्रोसिक्यूशन को अगला मौका, आप एलिमेंट एस्टैब्लिश कर सकते थे, आपने एलिमेंट एस्टैब्लिश कर दी, वो अपना इनोसेंस जो था वो एस्टैब्लिश कर सकते थे। अब इनोसेंस में भी डाउरी डेथ के मामले में अगर डिफेंस अपना इनोसेंस प्रूव करने जा रहा है, तो हर प्रयास किया जाता है ये इंश्योर करने के लिए दैट देयर इज नॉट इवन अ पिंच ऑफ डाउट। ठीक, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डाउट ना रह जाए, क्योंकि अगर कोई भी लूपहोल होगा तो इनजस्टिस होने की चांसेस है दोनों साइड पे। ठीक, इसीलिए यहाँ पे इस पॉइंट के बाद डिसीजन आता है। ऑब्वियसली आर्गुमेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली ये भी अपनी तरफ से विटनेसेस देते हैं, लेकिन द कंक्लूजन हैज टू बी ऑन द बेसिस वेदर द डिफेंस वाज एबल टू प्रूव इट्स इनोसेंस और नॉट। इसके बेसिस पे दिया जाता है डिसीजन, क्योंकि अदरवाइज तो सारे फैक्ट्स, एक बात बताओ कृति, अगर कोई भी फैक्ट्स और फर्दर ना दिए जाए, प्राइमरली प्रोसिक्यूशन बोल चुका है दैट दे आर सारे सर्कमस्टेंसेस फुलफिल हो रहे हैं 304 की, पनिशमेंट होगी कि नहीं होगी? अगर अक्यूज और डिफेंस साइड अपना इनोसेंस ना प्रूव कर पाए, विल देयर बी पनिशमेंट और नॉट? प्रोसिक्यूशन ने सर्कमस्टेंसेस तो प्रूव कर दिए, होगी ना? बस मेन काम ये है कि ये इनोसेंस अपना प्रूव कर, अगर इन्होंने इनोसेंस प्रूव कर दिया ये बच गए, अदरवाइज फंसे तो पहले से ही। दैट्स द होल कांसेप्ट। ठीक, समझे? अब ये पॉइंट है सर, तो जब दोनों साथ में लगते हैं तो बर्डन कैसे चलेगा? हाँ, अब ये क्वेश्चन सही आया कि सर अगर दोनों साथ में चल रहे हैं, मान लो 302 साथ में ही चल रहा है, ठीक, तो बर्डन कैसे वर्क करेगा? इसका रूल भी बहुत सिंपल है। अगर 304 बी के साथ 302 लागू हुआ है, ठीक, 302 लागू हुआ है, सर्कमस्टांसेस भी हैं डाउरी डेथ वाले, और लग भी रहा है कि मामला जो है वो पूरी तरीके से कैसा जा रहा है, डेथ का जा रहा है, तो फिर इसको प्रूव करने का जो तरीका बनता है, आइडियली इसको प्रूव करने का तरीका ये होगा, फर्स्ट दैट द प्रोसिक्यूशन विल हैव टू प्रूव द एलिमेंट्स ऑफ अ मर्डर। ठीक, आप प्राइमा फेसी नहीं जाएंगे क्योंकि डेथ पेनल्टी की बात। यस, द आइडियल वे इज दैट द प्रोसिक्यूशन हैज टू एस्टैब्लिश बिट बाय बिट। 304 बी को भी वो लोग एस्टैब्लिश कर देंगे, प्राइमा फेसी वो एस्टैब्लिश हो भी जाता है, इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती। 302 के लिए 300 के जो एलिमेंट्स हैं उनको भी एस्टैब्लिश किया जाएगा कि सर दिस इज अ केस ऑफ सेक्शन 300 आइदर क्लॉज 2 और क्लॉज 3। प्रोसिक्यूशन की रिस्पांसिबिलिटी बनेगी कि वो सेक्शन 30 का क्लॉज 2 या क्लॉज 3 इन आइदर ऑफ द केसेस। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 300 का 4 लगाओगे क्या? बताना जरा। अगर डाउरी डेथ है तो 300 का 4 लगेगा? नहीं लगता। 300 का 1 एक बार को लग सकता है, यस 1 एक बार लगाना चाहे लग सकता है। 300 का 4 नहीं लगता कि आप नॉलेज से आप ऐसे, अरे भाई डाउरी डेथ है, एलिमेंट्स आप इसके प्रूव कर ही रहे हो, ठीक, तो इंटेंशन तो हमेशा ही होगा, कैन नॉट अवॉइड इट। ठीक, नॉलेज क्या होता है? नॉलेज वोंट बी एप्लीकेबल ओवर हियर। सो एलिमेंट्स को अगर आप देखो तो 304 भी तो सर्कमस्टेंशियल आ गया पूरी तरीके से। 300 को आपको एज प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर आपकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि 300 के एलिमेंट्स को, अब वो 300 का चाहे आप 1 लगा दो, चाहे आप 2 लगा दो, चाहे आप 3 लगा दो, जो भी आप बोल रहे हो आपको सर्कमस्टेंसेस को प्रूव कर, ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी बन। ठीक, आपने सर्कमस्टेंसेस प्रूव कर दिए, अब पूरा मौका दिया जाएगा अक्यूज को। अक्यूज वुड बी गिवन कंप्लीट चांस, ठीक, कि भाई 304 बी के एलिमेंट्स सारे सर्कमस्टेंशियल है, दिख रहे हैं, सर्कमस्टेंशियल है तो ये प्रूव करना डिफिकल्ट नहीं होता, दिस इज वेरी इजी। ये इसके लिए कोई बहुत बहुत बड़ा रॉकेट साइंस एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक, तो ये चीज प्रूव की जा सकती है, फेयर इनफ। अच्छा, अब अगर एक बार ये चीज प्रूव की गई है तो फिर अक्यूज्ड और डिफेंस काउंसिल पर रिस्पांसिबिलिटी आती है कि वो अपनी इनोसेंस को प्रूव करे। अब इनोसेंस अगर आपको प्रूव करनी है तो आपको 2 एंगल्स में प्रूव करनी है। आप एक एंगल में अपना इनोसेंस प्रूव नहीं करेंगे, आपको डाउरी डेथ से भी बचना है और आपको 302 से भी बचना है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है कि डाउरी डेथ नहीं है पर मर्डर है? ये भी तो दिमाग लगाओ ना भाई। डाउट एलिमेंट्स चलो सारे दिख रहे हैं, डाउरी डेथ वाले दिख रहे हैं, लेकिन मर्डर सिर्फ हस्बैंड ने किया। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? एलिमेंट सारे डाउरी, माना डाउरी डेथ, डाउरी की डिमांड थी, ठीक, डाउरी की डिमांड थी, लेकिन हस्बैंड वाज अ ड्रंकर्ड,
हस्बैंड जो था वो बेवड़ा था, पियक्कड़ था, वो उसका नेचर यही था, वो हमेशा अल्कोहलिक नेचर का था, वो ड्रिंक खूब करता था और हमेशा ऐसी थोड़ी सी ऐसी नॉशियस स्टेट में रहता था। जरा समझो, अगर कोई व्यक्ति 304 बी से मान लो बच जाता है, तो क्या फिर भी वो 302 में लायबल किया जा सकता है? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा सवाल। आधे आधी जो जनता होती है ना, वो यही यही बिखर जाती है कि भाई कैसे पॉसिबल है 304 बी, 304 बी नहीं लग रहा, 302 लग रहा है। वाह, बिल्कुल लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। बेस्ट एग्जांपल इसका बताता हूँ, डेथ तो हुई है ना, यस अनंत, दैट्स द पॉइंट ऑफ इट, डेथ हुई है। बेस्ट एग्जांपल, मैरिटल रेप्स, यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट इट, ये स्टोरीज आपने सुनी होंगी। मैरिटल रेप्स, नो मैरिटल रेप इज नॉट कोडिफाइड। मैरिटल रेप कोडिफाइड नहीं है। लेट्स से इफ द हस्बैंड इज विलिंग टू एस्टैब्लिश अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, द वाइफ इज डिनाइंग टू इट, डाउरी की डिमांड इज पैरेलल डिमांड दैट इज ऑनगोइंग, द हस्बैंड गेट्स वॉलेट एंड किल्स द वाइफ। अब भले से डाउरी की डिमांड चल रही थी, क्रूअल्टी के एविडेंसेस हैं, ठीक, सारी चीजें हैं, पैरेलली सब कुछ चल रहा है, बट ये जो सिनेरियो है ये डाउरी रेप का थोड़ी है, ये तो मैरिटल रेप अमाउंटिंग, और मैरिटल रेप का मामला है, सामने वाले व्यक्ति ने इच्छा नहीं जाहिर की, मना किया, मृत्यु कारित कर दी गई, हो गया। तो अगर ये नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति यहाँ लायबल नहीं, बिल्कुल हो सकता है, लायबल किया जा सकता है। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि मान लो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, मान लो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि यहाँ पे 302 की डेथ पेनल्टी की हमें जरूरत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोर्ट को ऐसा लगता है कि 302 की जरूरत नहीं है, भाई वैसे लग जाना चाहिए, लेकिन अगर 302 की जरूरत नहीं लगे तो क्या व्यक्ति को 304 बी में भी पनिश किया जा सकता है, हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स को? ये बता दो, वाइस वर्सा भी सोचो, हर एंगल से सोच लो, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, दिस इज पॉसिबल, डुएबल, यस बिल्कुल डुएबल। 7 साल की सजा, 10 साल की सजा, उम्र कैद की सजा हो सकती है, ठीक। 302 को हमें लगाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमें एक एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ पनिशमेंट चाहिए, ठीक। अदरवाइज 304 भी अपना काम प्रॉपर्ली कर रहा है, अगर 304 भी अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर रहा होता, अगर कर रहा होता तो 302 की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर 302 के एलिमेंट्स हमें लग रहे हैं कि नहीं यार, ठीक है, ठीक है, डेथ हुई है, सब कुछ ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक, तो ऐसी स्थिति में यू वुड गो टुवर्ड्स 304 बी। अच्छा, अब जब आप 304 बी की तरफ जाओगे, ध्यान से सुनना, जब आप 304 बी की तरफ जाओगे, वैसे बस अभी समझा रहा हूं, एक एक करके समझो अभी, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स है, नोट मेकिंग जब पढ़ोगे ना तो नोट मेकिंग तो ये सारी चीजें इलैबोरेट है, तुम्हारे दिमाग में ये पिक्चराइजेशन पूरा क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, कृति पूछ रहा हूं क्या है, डेथ ना होने की वजह से क्या सर, डेथ ना होने की वजह से क्या हुआ कॉस्टम सर, वैसे वैसा समझा रहा हूं, देखो 302 आप जा रहे हो ताकि आप डेथ की तरफ, डेथ पेनल्टी की तरफ जाओ, एक्सटेंडेड वर्जन पे जाओ, ठीक है, आ रहे, मान लो, अब मैं आपको इलस्ट्रेशन से समझाऊंगा ताकि आप थोड़ा इजीली कनेक्ट कर पाओ। मान लो किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी व्यक्ति को आप पुश करो, पुश एज एन नॉट धक्का देना, आप उसको मेंटली बाय वर्ड्स आप उस व्यक्ति को पुश करो कि यार तुम्हारे जीने का कोई फायदा नहीं है, जब तुम शादी करके आई, अगर तुम 3-3 एम्बेसडर गाड़ी में, ठीक है, 10-10 किलो सोना लेकर के नहीं आई तो क्या फायदा तुम्हारे बाप के इतने अमीर होने का? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर मेंटली इस तरह की बातें बोली, अगर बोली जाए, साइकोलॉजिकली अगर आप किसी व्यक्ति को हर्ट करो तो दिस इज नॉट फिजिकल, दिस इज ऑब्वियसली नॉट फिजिकल, मेंटल है, ये चला जाएगा 306 में। व्हाट इज 306? अभी देखा, अभी अपन ने सेक्शन देखा 306 है ना, अबेटमेंट टू सुसाइड, यस, एक एक करके समझो, सारे वर्टिकल समझते चलो, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अच्छा, अब अगर आप अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के नेचर पे जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के एंगल पे गए, सामने वाला व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया, ठीक है, सामने वाला व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया, अब डिप्रेशन में जाने के बाद अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपने डेथ कॉज नहीं की, यू हैवंट कॉज्ड द डेथ, बट द डेथ इज नॉट इन नेचुरल सर्कमस्टेंसेस एंड इट वाज एक्चुअली द डेथ हैज हैपेंड, जो कि ऐसे सिनेरियोज में की गई जहां पे देयर वाज अ डिमांड ऑफ डाउरी, जहां पे एक रेगुलर डाउरी की डिमांड आ रही थी, 304 बी में एड्रेस किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। समझ में आया? हर मामला जो 304 बी का है, अब आप बोलोगे कि सर लेकिन ये तो गलत है ना, 304 बी का अगर मामला है तो 302 में तो बनना ही चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन वही बात है बेटे, दिस इज अ लेजिस्लेटिव एरर, ये एक एरर है, एक गड़बड़ है, क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की डेथ कॉज की जा रही है एंड मान लीजिए कि डेथ कॉज करने वाले जो लोग हैं, डेथ कॉज करने वाले जो व्यक्ति हैं, वो इस स्थिति में कोर्ट की नजरों में, अब यहां डिस्क्रिप्शन आ गया, अगर कोर्ट की नजरों में वो मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा, तो पनिशेबिलिटी तो हम 304 बी में भी दे सकते हैं, यस और नो? अब प्रैक्टिकली सोचो, अब इसमें लॉजिकल दिमाग मत लगाओ, बताओ एग्जैक्टली सो मैं 304 बी के साथ 306 जब सुसाइड हुई, ठीक,
फेयर इनफ। तो द कंडीशन इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अगर 304 बी है, सारे सर्कमस्टेंसेस 302 वाले लग रहे हैं, ठीक है, यस, 302 आप लगा दो, कोई समस्या नहीं, ठीक। 304 बी से कोई व्यक्ति बच गया, क्या 302 के लिए लायबल हो सकता है? हाँ, लायबल किया जा सकता है, ठीक। 302 जो है, ठीक है, 302 जो है उससे मान लीजिए कोई व्यक्ति बच गया, ठीक है, द पर्सन गॉट सेव्ड, क्या उस पे 304 बी की लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है? हाँ, हो सकती है। ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, इसको समझेंगे, वी वुड बी राइटिंग नोट्स ऑन इट, तब आपको थोड़ा ये चीजें और डिटेल में समझ में आएंगी, लेकिन द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। आप व्यक्ति को यहां भी लायबल कर सकते हो, इधर पे, आप उस व्यक्ति को इधर भी लायबल कर सकते हो, आप चार्जेस साथ में लगा सकते हो अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का मामला लग रहा है तो पनिशेबिलिटी देने के लिए, ठीक। ट्रायल कैसे चलेगा वो भी मैंने आपको बताया। अगर मान लो 304 भी नहीं एप्लीकेबल हुआ तो 302 एप्लीकेबल हो सकता है। अगर 302 एप्लीकेबल नहीं हुआ तो भी आप सामने वाले व्यक्ति को और उसके जो रिलेटिव्स हैं उनको 304 बी के लिए लायबल कर सकते हो, ठीक, क्योंकि डाउरी डेथ तो यहाँ कॉज हुई, ठीक है। अब डाउरी डेथ कॉज करने का तरीका, किस तरीके से सामने वाले व्यक्ति को डेथ कॉज की गई, बर्निंग कॉज की गई, पॉइजनिंग दी गई, जो भी हुआ, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे लायबिलिटी जो होती है वो 304 बी की क्रिएट हो जाती है। सर्कमस्टेंसेस क्या है ना, I'll make you understand all of this in one simple line। बहुत कुछ जो है वो सर्कमस्टेंसेस पे और कोर्ट के डिसीजन पे बेस्ड है, डिसीजन बोल रहा हूं, कोर्ट के डिस्क्रिशन पे बेस्ड है। बात समझ में आ रही है? आपको ये लग सकता है कि सर ये तो यहां भी हो सकता है, ये तो यहां भी जा सकता है, ये तो 306 भी बन रहा है, ये तो 304 भी है, 302 भी है, अनफेयर भी लग रहा है। वो पूरी जो प्रॉब्लम आ रही है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द लेजिस्लेटिव एरर। अगर लेजिस्लेटिव एरर ना हो तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात समझ गए होगे अब आप लोग? इसीलिए मैंने इसको शुरू में ही एड्रेस कर दिया कि ये एक एरर है। तो जब आप एरर देख रहे हो ना तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आना लाजमी होगा, लेकिन आपको ये जरूर समझना है कि यहां का मामला यहां क्यों जाओगे। Why would 304B go with 302? Because the court feels, the court has in its discretion as per the circumstances of the case feels कि this is rarest of the rare case, सामने वाले व्यक्ति को डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए, 302 लगाएंगे डिस्क्रिशन। अब अगर हम डिस्क्रिशन ना लगाएं तो लेजिस्लेचर ने तो वैसे भी बेटा हमारे हाथ बांध रखे हैं, क्योंकि हम अननेसेसरली 302 क्यों जाएंगे फिर जब हमारे पास सारी पनिशमेंट्स ऑलरेडी 304 बी में आ रही। तो भैया फिर जब हमें नहीं लग रहा है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द, अब आप बोलोगे कि यार सर लेकिन ये तो गलत बात है ना, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस तो भाई डाउरी डेथ तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में आना चाहिए। ये भी एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है फॉलो अप कि सर हर बार डाउरी डेथ का केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में क्यों नहीं आ रहा? डू यू गेट दिस पॉइंट गाइस? ये डिस्कशन है, ये मतलब दिस इज नॉट समथिंग दैट यू नीड टू राइट इट डाउन, बट यू विल अंडरस्टैंड कि हर बार डाउरी डेथ का केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में क्यों नहीं आना चाहिए। भाई हर दूसरे दिन डाउरी डेथ थोड़ी हो रही है, डाउरी डेथ होती है लेकिन उनका नंबर बहुत कम है, सोशल ईवल है ना, ठीक। लेकिन समझो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में डाउरी डेथ को जगह देना या ना देना किस पे बेस्ड है? ध्यान से समझो, लॉजिक है हर चीज के पीछे, हवा में बात नहीं करते। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस अगर आपको किसी मामले को बोलना है तो आपको वही चीजें ब्रूटैलिटी देखनी पड़ेगी एंड बाकी सारे मामले देखने पड़ेंगे। 99% of the cases of dowry death, 99.9999999% of dowry deaths are basically decided on the basis of precedents। ट्रायल कोर्ट के हाथ भी बंधे हुए हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? अगर कोई ट्रायल कोर्ट जजमेंट दे रहा है बेटा तो उसे ये देखना पड़ेगा कि सिमिलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस में हमारे हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दी, उसके हाथ बंधे हुए, उसे सिमिलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस देखने पड़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले में क्या जजमेंट दी। तो चाहे ट्रायल कोर्ट को कितना भी लगता रहे कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का है, क्या ट्रायल कोर्ट उस मामले को चाहते हुए, जानते हुए, समझते बूझते हुए भी जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का मामला उसके हिसाब से, इसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से इसको लग रहा है, क्या ये इसको, क्या हर मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मान सकती है? नहीं मान सकती। अब आप पूछोगे सर व्हाट अबाउट हाई कोर्ट्स, व्हाट अबाउट सुप्रीम कोर्ट्स? यस, बेसिक पॉइंट है कि प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश कौन कर रहा है? हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स कर रहे हैं। आई मीन यस, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट्स को सेट कर रहे हैं जिसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट बेचारी मूव कर रही है। अब इसको जरा सोचो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जिस प्रोविजन पे बेस्ड है, जिस प्रोविजन पे बेस्ड है, सेक्शन 304 बी along with its punishments, along with its punishments and in relation to section 302, ये क्या है? अभी 4 बार बताया, शुरू में 15 बार बताया, ये क्या है रिलेशनशिप? आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को गलत इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये लोग जो स्टैब्लिश्ड डिसीजन दे चुके हैं वो स्टैब्लिश्ड डिसीजन भी एक लेजिस्लेटिव एरर बेस्ड प्रोविजन पे है, तो इनकी गलती कैसे हुई? आप डाउरी डेथ के मामले उठा के देखेंगे ना, हाई कोर्ट की एक बेंच ने, सेम हाई कोर्ट की एक बेंच ने, ठीक है, ऐसा मामला था, उस मामले में दे दिया है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सिमिलर मामला 1 साल बाद उसी हाई कोर्ट की किसी दूसरी बेंच के सामने आया, उसी मामले में 10 साल की सजा दी। सेम हाई कोर्ट 2 साल बाद सिमिलर मामला, सिमिलर ही होता है, नाम चेंज होते हैं, सर्कमस्टेंसेस लगभग लगभग सेम होते हैं। 2 साल बाद सेम मामला है, हाई कोर्ट
302 लगा के डेथ पेनाल्टी, हर बार चेंज हो रहा है, क्या करोगे? हर बार डिसीजन चेंज हो रहा है, फैक्ट्स एंड डिस्क्रिशन। और हमारा जो रूल है स्टे डिसाइसिस का, आप ये समझो, बेचारे जो मजिस्ट्रेट कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के जजेस होते हैं ना, बहुत दुखी होते हैं वो। असली कोर्ट ऑफ जस्टिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट्स के हाथ बंधे होते हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स के हाथ बंधे होते हैं, वो चाहके भी कुछ क्या करेंगे? अगर अगर अपने हाई कोर्ट के डिसीजन के उल्टा आपने डिसीजन दे दिया, आपका प्रमोशन रुक जाएगा, आपकी ग्रोथ ही रुक जाएगी, क्या करो? ये फंडा है तो है, क्या करो? दिस इज हाउ इट वर्क्स। समझ में आया? समझ में आया? और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस दे सकते हैं, मतलब सजेशंस दे सकते हैं, रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। Yes, they can say that there is an error. They can say that the IPC needs to be amended. They can say that ये प्रोविजन तो गलत है, ठीक है? कंपल्शन क्रिएट कर सकते हैं क्या लेजिस्लेचर पे? लेजिस्लेचर पे कंपल्शन क्रिएट कर दे कि करो, करना पड़ेगा तुम्हें। अबे विशाखा का किया था 1999, इन्होंने वेट किया 2012-13 तक, क्या करो? नहीं मिलता जस्टिस, कहाँ मिल रहा है? जितना मिल पाता है, जितना जुडिशरी के हाथ में, उतना कर सकते हैं। रिकमेंडेशंस देके फिर बैठे रहें, क्या कर सकते हैं? ये पॉइंट है, क्या इस पर नोट मेकिंग करेंगे, भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है, वी हैव टू स्टडी प्रैक्टिकल। बट मैंने सारे एलिमेंट्स को एड्रेस कर दिया, आज की क्लास में जो भी पढ़ा वो समझ में आया, फटाफट से बता दूं। और आज एक सेशन ले रहा हूं मैं 7:30 पे, वो जरूर अटेंड कर लेना, मजा आएगा, यू विल लव द सेशन, इट्स गुड। एवरी जुडिशरी एस्पिरेंट शुड वॉच इट, मतलब ये लेजिट है, ये मेरे से किसी ने पूछा भी था शायद। दिल्ली सफरनामा में हिंदी के नोट्स योगेश मैंने डाल दिए हैं, शायद अगर एक नोट का सेट बना हुआ है वो नहीं गया होगा आप लोग को, तो वो कल तक आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है? मिश्री मैं बता दूंगा बच्चे, अभी तो मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है? काफी नया कॉन्सेप्ट पढ़ा, हाँ वाईटी पर सेशन है, वाईटी पे। चलो यार, लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर, आज के लिए समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ, वाईटी सेशन में आओ एंड जय, ठीक है? बाय बाय।